सेकेंड ईयर AHDP के स्टूडेंट्स के लिए आज मेडिसिन में हम जो डिजीज़ है वो पढ़ेंगे, वो है फुट एंड माउथ डिजीज़। ये फील्ड का अब तो खैर बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी मिलते हैं केसेस। इसके बारे में पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन भी इसी का ज़्यादातर जो है वो किया जाता है। फुट एंड माउथ डिजीज़। और एक मैं आपको और बता दूं कि जब आपने बैक्टीरियल डिजीज़ें पढ़ी थी दो, मैंने आपको विशेष बताई थी, जो हेमरेजिक सेप्टिसीमिया और BQ ब्लैक वाटर। तो उन दोनों में क्या होता है, या तो पशु से खेड़ा छूट जाता है पशुपालक का, यानी कि डेथ हो जाती है, तो चलो वो कोई ना कोई सब्र कर लेता है, कुल मिला के उसको खिलाना, उसका भरण पोषण करने का जो खर्चा है बच गया वो। लेकिन ये जो एक ऐसी बीमारी है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर ये बीमारी आडर की तरफ चली गई तो वो दूध जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, जानवर दूध से गया। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। फिर वो जब तक आगे कोई व्यवस्था नहीं बनती है तो आप उसका भरण पोषण ही करते रहो घर पे खड़े रख के। तो ये एक बड़ी इसमें, और एक बार बीमारी आ गई है तो दूध डाउन जाएगा ही जाएगा। बीमारियों में तो खैर सब में दूध की एक बार डाउन जाता भी है, लेकिन HS में क्या होगा, जानवर क्योर अगर हो गया तो जल्दी तालमेल में बैठ जाएगा। इसमें लंबा प्रोसेस चलता है, क्योंकि जीभ खराब हो जाएगी, छाले हो जाएंगे, पैरों में छाले हो जाएंगे, जानवर जो है बड़े दिनों तक जो है वो परेशान रहता है, तकलीफ पाता है। तो ये रोग, इसको निम्न नामों से भी जानते हैं। एफ्थाउस फीवर के नाम से, पेंजुटिक एफ्था के नाम से, पेंजुटिक एफ्था के नाम से, वेसिकुलर एफ्था के नाम से, और खुराई इस्चियाई इस नाम से, और कंटेजियस एफ्दा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये नाम है इसके अलग। फुट एंड, जनरली इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में FMD बोलते हैं इसको, FMD फुट एंड माउथ डिजीज़। ये कॉमन नाम गांव में आपको सुनने को मिलेगा कि FMD आगे का है। या मुँह खुराग्युक्त, यह मुख्य रूप से जुगाली करने वाले पशु, गाय, भैंस, भेड़, बकरी व शुक्रों में फिल्ट्रेबल विषाणु जनित अति संक्रामक रोग है। फिल्ट्रेबल, जब आप किसी चीज़ को फिल्टर करते हो ना, फिल्टर पेपर में से, तो ये उसके अंदर से भी निकल जाता है। तो अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि भाई कितना जो है वो महीन है। फिल्ट्रेबल। इसमें तेज ज्वर आता है, यानी बुखार आता है, मुंह खुर व कभी कभी ऐन तथा थन पर छाले पड़ जाते हैं। इस रोग से पशुओं की मृत्यु तो कम होती है, वही मैंने आपको बताया। उनमें तो BQ और HS में तो जनरली जो है वो अगर पर एक्यूट कंडीशन में आ गए तो पता ही नहीं चलता, खत्म हो जाता है, कम होती है। लेकिन ठीक होने पर पशु के उत्पादन, दूध आदि की क्षमता बेहद असर पड़ता है। यही तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें ये सबसे बड़ा जो है वो नुकसान है इस बीमारी में, क्योंकि अब वो जितना मर्जी उसको पिला लेना, अब वो जानवर खाता रहेगा, लेकिन प्रोडक्शन वाली जगह जो है खाली हो जाएगी, बहुत कम। यह रोग वर्षा ऋतु में अधिक होता है। खैर कुछ जानवरों में अगर ये माइल्ड आकर के चला जाए तो कोई ऐसी बात भी नहीं है, उसमें
जानवर ओके रहता है, माइल्ड आकर के भी चला जाता है। ज़रूरी नहीं है सभी में इतना जो है, क्योंकि पहले क्या करते थे लोग बाग, वो बड़े यही जो है वैक्सीनेशन, वो कैसे वैक्सीन करते थे देखिए आप, बड़ी कमाल की बात है। पहले बुजुर्ग बताते थे कि वो कहते थे कि भाई एक गाग है अपने के घर है, ये इसको बोलते हैं वो मुहावा आ गयो, इसको मुहा बोलते हैं गाँव, मुहावा आ गयो। तो अब क्या करना है, बोले 5-7 गायें हैं ना, इसकी लार लेके सबके मुंह को लगा दो। ये भी वैक्सीनेशन है, ये होम्योपैथी, होम्यो। उसी से जो है लार को लिया और उसके जो है जा कर के लगा दिया। अब वो लार के जरिए वो जो माइल्ड है एक्शन, माइल्ड एक्शन वो ब्लड में चला जाएगा। तो जब वो चला जाएगा तो आपको पता है एंटीबॉडीज़ जो है वो बन जाएंगी वहाँ पे। जब एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, जब कोई कुछ टाइम लगेगा, जब तक उन गायों में वो आएगा तब तक उनमें एंटीबॉडी, वो वैक्सीन हो चुकी होगी, वैक्सीनेटेड हो गई है, तो वो एंटीबॉडी उनमें तैयार हो जाती थी। तो जैसे एंटीबॉडी तैयार हुई, अब जैसे अगर बीमारी अगर आएगी तो माइल्ड आएगी, उनके अंदर वो कोई नुकसान इतना नहीं होता था। ये देखिए कितना बड़ा इन पुराने लोगों के पास क्या गज़ब की रिसर्च थी, कुछ खर्चा नहीं था, कुछ नहीं था। तो अच्छा, जनरली तो क्या करते थे, वहाँ समझदार जो पंचायत होती थी, गांव होता था, तो उस गांव का सरपंच ये उस गांव के अंदर तो कम से कम कहता था कि भी ये गावड़ी की लार ले जाके सारियाँ ने लगा दो गांव में जिसने बचना है, क्योंकि उसको पता है कि अब ये गांव में आ गई तो ये आएगी तो सबके। आजकल तो हम ये टीकाकरण करवा लेते हैं, ये टीके लग जाते हैं, वो बात एक ही है, वैक्सीन है, वो भी वैक्सीनेशन हो जाता है। लेकिन ये देखिए मैं बड़ा हैरान हूँ, वो लोग पहले बताते थे जब गाँव में पुराने समय में शुरू में जब हमारी पोस्टिंग हुई तो वो बताते थे कि जी मैं तो यहाँ करके हमारे जानवरों को इंतज़ाम कर लियो, और वास्तव में वो परफेक्ट इंतज़ाम था, करते थे लोग, अब भी करते हैं घरों में लोग जहाँ बुजुर्ग अभी खैर अब तो वो मुझे नहीं लगता कि समय रहा है, पर फिर भी कुछ गांव में ये देखने को मिल सकता है। यह रोग वर्षा ऋतु में अधिक होता है। यह रोग 7 प्रकार के विषाणुओं द्वारा होता है। अब इस चीज़ को आप नोट करें विशेष तौर से, और मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, जो आप वैक्सीन लगाने जा रहे हैं उसमें आप देख लें कि वो वैक्सीन इनमें से कौन कौन से स्ट्रेन को प्रोटेक्ट करती है, किस किस स्ट्रेन की एंटीबॉडी बनाएगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। वरना क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेन तो दूसरी आ गई, आपने टीका दूसरी का लगाया था, उसके घर मुँह घुर फिर आ गया, तो वो जो फार्मर है वो नहीं जानता ये स्ट्रेन में क्या होती है, वो तो आपको पकड़ लेगा, हो सकता है आप पे केस भी कर दे कि जी ये रही मेरे पास रिकॉर्ड। आजकल बहुत इंटेलिजेंट है सभी फार्मर, ये रिकॉर्ड है, इतनी तारीख को मेरे यहाँ ये साइन है डॉक्टर के, भाई साइन कर दे और ये टीका लगा दे, टीका। और टीके का भी आजकल वो पता है क्या करते हैं, जो टीका वैक्सीन का लगवाते हैं, जो उसका कागज़ होता है वो संभाल के रखते हैं वो, और उस जगह ही वो उसका नाम जो है वो चिपका देते हैं जहाँ लिखा के डॉक्टर से साइन करवाए होते हैं, क्या जी वो रिकॉर्ड रहे सी अर्थ हो साइन कर दियो उठे भी मैं इतनी तारीख ने, डॉक्टर चौड़ा होकर फटाक से साइन मारता है वहाँ। लेकिन अगर आपने उसको ये नहीं बताया कि देखिए मिस्टर इसकी हैं 7 स्ट्रेन, और 7 में ये है AOC एशिया 1, ये जो है स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2, स्ट्रेन 3, और भारत के अंदर AOC व ASI1 द्वारा ये रोग होता है। अब इसमें क्या है, भारत के अंदर तो देखिए कितनी हो गई, 4 हो गई, 4 हो गई। अब ये वैक्सीन मान लो कोई किसी कारण से, आपको तो पता ही नहीं है, और ये और कोई स्ट्रेन वहाँ आ गई,
और यहाँ इस 4 में से जिसका आपने वैक्सीनेशन किया उसमें ये 4 स्ट्रेन की एंटीबॉडी बनाने की क्षमता ही नहीं थी। इसलिए इनका पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। वरना क्या होगा, वो पहली बात तो वो नहीं जानता स्ट्रेन क्या होती है। वो तो कहता है जी मेरे आपने यहाँ इंजेक्शन लगाया था, आपने कहा था मुँह कर नहीं आएगा, मेरे पशु के मुँह कर आ गया, इतना नुकसान हो गया, इसकी भरपाई करो नहीं तो मैं कोर्ट में घसीटता हूँ आपको। आजकल बड़े अलर्ट हैं। आजकल आप मेडिकल में नहीं छोड़ रहे लोग। मेडिकल वालों को देखो कैसे, आप लोग रोज़ न्यूज़ पढ़ते हो समाचार। अभी कोरोना वालों में भी कईयों को पढ़ा, कोरोना की वैक्सीन करवाई आपने, ये दोबारा कैसे आ गया जी बताओ। तो ये चीज़ें हैं खड़ी, इसका जो है वो क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो ये इसलिए इनको याद करना, हालांकि और किसी काम के नहीं है ज़्यादा ये आपके, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए। सभी उत्तर या उनको स्ट्रेन वेन कराने की ज़रूरत नहीं है। उनको को 7 प्रकार की होती है, चौधरी साहब ये मेरे पास है 3 तरह की, अगर ये 3 में से आएगी तो मैं जिम्मेवार हूँ, ये वाइल जिम्मेवार है, ये कंपनी जिम्मेवार है। वो 4 और आ गई तो आज हम उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। अब आप कहो तो मैं इसके लगा दूँ। तो ये बात पहले ठरके से अगर आप की होगी तो वो बाद में आपको आप जो उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगे। सभी ऊतक विषाणुओं द्वारा एफएमडी रोग के लक्षण तो एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन एक प्रकार के विषाणु से ठीक होकर दूसरे विषाणु से प्रभावित हो सकता है, अर्थात इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है। ये भी तो मैं आपको बता रहा था। रोग का फैलाव, ट्रांसमिशन, रोगी पशु के सीधे संपर्क में आने से, वायु, गोबर, पेशाब, बिछावन के माध्यम से। अब ये आपको पता होना क्यों चाहिए, क्योंकि जो जानवर बीमार है उसका गोबर जो है, पेशाब है, बिछावन है और वहाँ की जो हवा है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। अगर जैसे ही लक्षण दिखाई देता है, आपका ये पहला कर्तव्य बनता है कि उसको जाके कहो इस जानवर को अलग कर दो, इसको जानवर को आप अलग कर दो, और हो सके तो कम से कम आप इसको थोड़ी दूरी पे रखो। ज़्यादा नहीं दूरी है तो कम से कम जो दूरी होती है एक्चुअल दूरी वो तो रखो। एक साथ ही 5-7 को खड़े कर देते हो तो वो तो हुआ ही हुआ पड़ा है इफेक्ट। तो ये ज़रूरी है, इसको आप पता। पेशाब इसका अलग से जो है वो रखना, इसमें इधर मत लाना इन पशुओं के अंदर। पानी ये जो बिछावन है ये इधर मत डालना, उधर से ला के इधर डाल दो। गोबर का ध्यान है, तो ये ज़रूरी है। दुधारू पशुओं के ग्वाले से, अब वो दुधारू पशु इधर भी दो के गया, उधर जाके फिर दूसरी को दो गया तो वो ले गया वहाँ से वायरस। ये चीज़ें अब ज़्यादातर कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है, ऐसी बात नहीं है। इन बातों का बताने का मुझे वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि कोरोना बहुत कुछ सिखा गया। जिसको नहीं पता वायरस क्या होता है समझ गया कि वायरस कितना खतरनाक होता है। दूषित चारा, पानी, जूठा आहार, बर्तन आदि माध्यम से। अब देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अब आपने क्या किया, उस जो गांव के अंदर है उसको आपने इस बात का बताया नहीं, और वो सभी जानवरों को आपको पता है जोड़े पे पिलाने के लिए पानी लेके जाता है, जोड़े पे पानी पिलाते हैं जानवरों को। अब उसका जानवर अफेक्टेड है, अब वो वहाँ पानी पिला रहा है। जितने जानवर गांव के आएंगे वो सारे के सारे वो ले जाएंगे। ये इसलिए आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है कि ये उसका चारा कई बार ये फेंकान खायो को नहीं, अब दानों क्यों खराब करा आप इन साथ दूध आ छो दे इन नाक दो, वो नुकसान का घर कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको चारा, दाना, पानी किसी भी हालत में उसका जो अफेक्टेड है उससे जो इन्फेक्टेड है वो कभी भी दूसरे जानवर को आप नहीं देवें, और बर्तन भी वो इस्तेमाल ना करें। लक्षण, इस विषाणु का साधारण स्थिति में इनक्यूबेशन पीरियड जो है 2 से 8 दिन है। ये 2 से 8 दिन के अंदर ही आपको सिम्टम दे देगा। इस रोग में पशु की तुरंत मृत्यु नहीं होती है। 104 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ये जचती नहीं है बात। टेम्परेचर मैंने बहुत हाई देखे हैं, इसमें बहुत हाई होता है टेम्परेचर, 106 तक 7 तक पहुंच जाता है। अब पहला, अब हम इसमें जो
अभी इसका जो लक्षण जो मुंह में आएगा वो देखते हैं, फिर खुरवाड़ा देखते हैं। मुंह, माउथ, मुंह से लार गिरने लगती है, बढ़ने लगती है, ये बिल्कुल सही है। धीरे धीरे वो बढ़ेगी, थोड़ी सी मुंह के बाहर आएगी, फिर और लटक जाएगी, फिर नीचे नीचे यूँ आप। साथ ही होठों से चपचाहट, चपचपाहट की आवाज़ आएगी। जानवर जो है ना चप चप यूँ मुँह को यूँ मारेगा, चप चप कराएगा, आवाज़ आएगी उसमें। 24 घंटों में छाले फूटकर लाल धब्बेदार अल्सर, गालों, जीभ, होठ, तालू एवं मसूड़ों पर हो जाते हैं। छाले पड़ने के समय मुंह से धागे की भांति की लार बहती है जो टूट टूट कर जमीन पर गिरती है। मुंह के छालों के कारण रोगग्रस्त पशु चारा दाना भी नहीं खा पाता। सूअर में स्नाउट पर भी छाले हो जाते हैं और नथुनों पर भी। थूकने नहीं होते, नथुने होते हैं। नोस्ट्रिल व स्नाउट पर भी छाले हो जाते हैं, नथुने, मज्जा। अब खुर में जो है पैरों के बीच इंटर डिजिटल स्पेस व कोरोनेट पर छाले वेसिकल बनकर बाद में फूट जाते हैं तथा घाव हो जाता है, जिससे पशु लंगड़ा कर चलता है। मैंने अभी आपको इंटर डिजिटल स्पेस तो मैंने बताया था, खुर है, खुरी है, उसके अंदर देखिए 2 डिजिट है, तो ये बीच का स्पेस जो है खुरी के बीच में, ये इंटर डिजिटल स्पेस है। कोरोनेट पर छाले और वेसिकल बनकर बाद में फूट जाते हैं। ये मैंने उसमें मेरे पिछले लेक्चर में आपको पूरी तरह से इसका पूरा समझा दिया था। व्हाट इज कोरोनेट, व्हाट इज डिजिट, व्हाट इज इंटर डिजिट स्पेस। उक्त घावों के कारण पशु को चलने फिरने व खड़े होने में दिक्कत होती है। कई बार तो घावों में कीड़े पड़ जाते हैं तथा खुर का बाह्य कठोर आवरण हॉर्न भी हट जाता है। ऐन व थन पर भी कभी कभी इस रोग के छाले हो जाते हैं, जिससे थनैला रोग, मैस्टाइटिस हो जाती है। उपचार, ट्रीटमेंट, इस रोग का कोई विशेष उपचार ही नहीं है, वायरस है। सिर्फ जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसमें कोई उपचार नहीं है, ये उपचार पर आधारित नहीं है ये। लेकिन ये मुंह के छालों के लिए तो रोगग्रस्त पशु के मुंह को निम्न एंटीसेप्टिक घोल से धोया जाता है, लाल दवा से और फिटकिड़ी के घोल से। तो ये आप ध्यान रखें, 0.01% से लेकर के और नोट में मोर देन 0.1%। जब आप इसको धोते हैं, ये ध्यान रखना, 0.01 से, यानी कि अब बीच में 10 डिजिट रह गए, 0.01 से 0.1, कई जगह ये 2% से लिखा हुआ है। तो 100 ml के अंदर 2 ग्राम ये डाल देना छालों के लिए तो ये हो सकता है 1% अगर आप लेते हैं तो पहले जब छालों को वॉश करेंगे तो। लेकिन अब डेली का जो आप जो माउथ वॉश करते हैं उसके लिए 0.01 से, और आप 0.1% ले लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन को आपने जला दिया तो आपने और ज़्यादा गड़बड़ कर दी। ये ध्यान रखें खास तौर से। फिटकड़ी का घोल, ये भी संभवतया आप फार्माकोलॉजी में इसको और नोट करें ढंग से, लेकिन मुझे ऐसा है कि इसका भी ऐसा ही है, 0.1% के करीब ही यही इसका जो घोल जो है बना करके धोते हैं उनको छालों।
खुर पैरों के छालों के लिए पैरों को 1% फिनाइल डिटॉल के घोल से अच्छी तरह धोया। अब आप देखिए फिनाइल भी वैसा ही बर्निंग है करता है और पीपी भी वैसी बर्निंग करती है, तो इसलिए ध्यान रखना कहीं अब ये लगभग ये 1% जब छाले हों, एक बार आप उसको अवश्य कर लें, 2 बार भी कर लें, लेकिन उसके बाद में उसको, क्योंकि इसको रोज़ वॉश करना होता है, तो लगातार जो है 5-7 दिन 10 दिन के लिए इस तरह से आप करेंगे तो जल जाएगी म्यूकस में। जबकि पैरों पे कोई ज़्यादा फर्क उसका नहीं पड़ेगा। यहाँ 1%, यहाँ स्किन है, वहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये ध्यान रखना। इसके लिए 1% है। धोने के बाद बीटाडीन, पोविडीन, स्किन एंटीसेप्टिक स्प्रे, लॉरेक्जोन स्प्रे, टॉपिकल स्प्रे आदि छिड़क दें, जिससे घाव भी जल्दी ठीक हो जाएगा तथा पशु को मक्खियों परेशान भी नहीं करेंगी, तो क्योंकि मक्खियाँ उस पर नहीं आएंगी, उसमें टर्पंटाइन भी शायद होता है। थन को 2% बोरिक एसिड घोल से धोएं, एंटीसेप्टिक ट्यूब लगाएं, पैरामाइसिन या जेंटामाइसिन ऑइंटमेंट के नाम से आती हैं, पैरामाइसिन ऑइंटमेंट, जेंटामाइसिन ऑइंटमेंट, सोफ्रामाइसिन, इस तरह की आती हैं, जो सोफ्रामाइसिन लगा लो, बहुत बढ़िया है। पशु को मुंह में छाले व घाव होते हैं, अतः पशु को नरम पत्तों वाला हरा चारा, चावलों का चारा, गुड़ आदि कोमल आहार दें। तो अब इसको मेन इसमें क्या करना है, तुरंत उस जानवर का तूड़ी जो है वो बना करवा दीजिए, उसको हरे पे डाल दीजिए, बस दैट्स ऑल। और तूड़ी में भी विशेष तौर से कि कहीं गुजारा ना ही चलता हो तो जो नई निकली हुई तूड़ी होती है या जो बल्लियों के ऊपर कांटे से होती हैं, बल्ली आती है ना जब इस पर कणक की बल्ली, उस पर एक तरह से रेशे से होते हैं पतले पतले, तो वो क्या करते हैं, जानवर के जहाँ जो म्यूकस मेम्ब्रेन सॉफ्ट होगी वहाँ चुभ जाते हैं। जब वो वहाँ चुभ जाते हैं तो फिर वो पशु जो है वो ना तो खाना पीना करता है और खून आता रहता है उसके मुंह से। तो उनको भी अगर आप देखें तो कहीं वो निकाल सकते हैं फोर्सेप की सहायता से। गुड़ तो अगर आपने ज़्यादा खिला दिया तो दिक्कत करेगा, एसिडोसिस करेगा। चावलों का चूरा, यस, ये दे सकते हैं आप, उसमें गुड़ मिला के या और कोई बंटा दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ठंडा करें, गर्म नहीं दें, ये भी ध्यान रखना। गर्म करके ठंडा करें, जैसा आप करते हैं, बॉयल वगैरह करते हैं, बनाते हैं आप घरों में, उसी को ठंडा कर लें, गरम नहीं रखें, ठंडा उसको खाने के लिए दे दें। पशु को एंटीबायोटिक इंजेक्शन तथा बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन भी लगावें, जैसे टेरामाइसिन, LA, लॉन्ग एक्टिंग, ये 3 दिन काम करता है। जेंटामाइसिन, एंड्रोफ्लोक्सासिन और विटोकोफॉल, B1, B6, B12, बेलामिल व बी कम्प्लेक्स आदि। बी कम्प्लेक्स की इतनी ज़्यादा खैर लगाना चाहिए क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन, हाँ, जैसे इसकी रिपेयरिंग के लिए विटामिन A और ये बी कम्प्लेक्स बड़ा ज़रूरी है। पशु को कम से कम चलावें और आराम ज़्यादा देवें। और मैंने एक और बात इसमें रह गई है, जो फील्ड के अंदर हमने जो प्रैक्टिकल किया वो देखा। आप पहले तो ये देखें कि उसका 1 पैर है कि 2 पैर है या चारों पैर ही अफेक्टेड हो गए। खैर जो जानवर की कीमत समझते हैं वो चारों के लिए भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या करना चाहिए, ये सारे काम आपके फेल हो जाते हैं जब पशु जानवर जो है गंदगी में जाता है, क्योंकि वो तो पेशाब भी करेगा, गोबर भी है, कब समझाओगे। तो आप 1 पैर को पकड़ें, बाल्टी पानी है उसमें डुबो दें, उसको वॉश कर लें अच्छी तरह से आराम से। फिर जो है जो पानी हमने लिया है उसके वॉशिंग के लिए उसमें डाल दें, जैसे बोरिक इस वाला, चाहे वो हमने फिटकड़ी वाला लिया है और चाहे पोटेशियम परमैंगनेट वाला लाल वाला लिया, उसमें आपने अच्छी तरह से डुबो दिया उसको। अगर कोशिश हो तो हल्का सा किसी फोर्सेप में कॉटन लेके हल्का हल्का उस कॉटन से इस तरह से उसको हल्का सा साफ़ कर दें। अब उसको ड्राई कर लें।
एकदम ड्राई कर लिया। अब जो आप लगाना चाहते हो उस पर कोई, आपने क्या लगाना चाहते हो, आप स्प्रे करना चाहते हो, पॉविडी लगाना चाहते हो, ऑइंटमेंट लगाना चाहते हो, वो सारे अच्छी तरह से उसको लगाइए। अब उस पर पट्टी अच्छी तरह से जो है वो बांध दीजिए। अब ये पट्टी बांधने का आपका बेनिफिट तब मिलेगा, जो मैं फील्ड की बात बता रहा हूँ आपको। तो हम क्या करते थे, क्योंकि यहाँ तो लोग अफोर्डेबल हैं, कर सकते हैं अफोर्ड, यहाँ तो उनको कह देना है, बताना था कि भाई क्योंकि जानवर से प्यार भी है और कीमती भी है जानवर। तो उनको हम बता देते हैं कि भाई मोची के पास जाकर के इस तरह का एक थैला सा बनवा लो जो पैरों पे चढ़ जाए। और मैंने उस दिन भी शायद आपको बताया था, जैसे हमारी जो जनरली तंबाकू खाते हैं वो एक थैली रखते हैं जिसके अंदर तंबाकू होता है, उसका मुंह जो है वो एक रस्सी उसमें डाली हुई होती है ऊपर मुंह पे, उसको खींचते हैं तो वो बंद हो जाता है, और यूँ यूँ करते हैं तो वो खुल जाता है, और आराम से उसमें से तंबाकू निकाल के खींच लेते हैं, और यहाँ लटका के ये जो गवाड़े हैं ये घूमते रहते हैं। तो उस तरह का प्रोग्राम जो है वो आपको चारों ही बना देगा चमड़े के। तो अब आप वो एक तरह की जुत्ती हो गई उसकी। अब आप उस चमड़े के चारों बनवा करके उसके जो है चारों पैरों में जो है बांध दो, चारों में पट्टी कर दो। अगर ये करोगे तो जानवर भी जल्दी होगा, आपकी मेहनत भी कम लगेगी, दवाई भी कम लगेगी, और आप जब जानवर जल्दी हो जाएगा तो प्रोडक्शन भी जल्दी देने लग जाएगा। तो मेरा ये सुझाव है, इसमें लिखा नहीं है इसलिए आप इसको नोट कर लें, कि नहीं लिखकर डायरी में अपने में, ये ज़रूरी है, ये इस सबसे ज़रूरी है। मैं ये मानता हूँ, हमने देख लिया ना तो वो पट्टी रखता है क्योंकि खुजली आती है, मुंह से पकड़ेगा और उसको फाड़ देगा, नहीं रखेगा पट्टी। जैसे ही फाड़ दी गोबर में चला गया, वो सारा धंधा किया कराया आपने, जो मेहनत की वो बेकार है, किसी काम की नहीं है। बचाव के उपाय, पशुओं में प्रतिवर्ष नियमित रूप से टीकाकरण एफएमडी का नियमबद्ध, जैसे उसमें दिया हुआ है वैसे, कितनी एज पे कितनी बार, बूस्टर डोज कब, और फिर कितने साल बाद। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। 3 महीने बाद लगाते हैं, फिर उसके बूस्टर डोज 6 महीने बाद दे देते हैं, और 3 महीने के बच्चे को लगा रहे हैं तो लगा देते हैं, फिर जो है 6 महीने वाली अब जो साल बाद, और फिर जो है सालों साल, तो 1 साल में 3 बार लग गई वो। अब ऐसी आ रही हैं जो आप लगाइए 6 महीने बाद उसको रिपीट करिए। तो ये जो है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भी ये गड़बड़ है, और बताते नहीं है लोग जा कर के, यही नहीं समझ में आती, और ना ही इसको ध्यान से देखते हैं, और वो फिर रिपीट हो जाते हैं हमारे जानवर उसी तरह से, उनमें बीमारी आ जाती है। रोग महामारी के रूप में फैलता है। अतः रहे कोई पशु को स्वस्थ पशु तुरंत अलग करें। रोगी पशु को बांध कर रखें, चारागाहों पर नहीं चरावें, खेली तालाब पोखरों में पानी नहीं पीने दें, पशु सूखे स्थान पर बांधे, कीचड़ गीले हुए गंदी जगह नहीं बांधे। रोगी पशु को संभालने वाले व्यक्ति को बाड़े से बाहर आने पर हाथ पैरों को साबुन से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। जहाँ जहाँ रोगी पशु की लार गिरती है वहाँ पर कपड़े धोने का सोडा, चूना आदि डाल देना चाहिए। अब ये है टीका एफएमडी का। एफएमडी वैक्सीन है जो हेक्स्ट कंपनी की एफएमडी वैक्सीन आती है। इसकी डोज फॉर कैटल एंड बुफेलो 10 ml सब कट, बछड़े को 1 से 3 माह की उम्र पर 10 ml सब कट, तथा पुनः 6 माह की उम्र पर ये पुनः जो है 6 माह, अभी मैंने बताया आपको 6 महीने पे आपको रिपीट करनी होती है, और शीप एंड गोट में 5 ml सब कट। अब ये बैफ की आती है एफएमडी वैक्सीन फॉर कैटल बुफेलो, खुराक 10 ml सब कट, 5 ml फॉर शीप एंड गोट, ये भी सब कट, वो भी सब कट। रक्षा की बायोवैक एफएमडी एचएस दोनों में आती है। ऑयल एडजस्टेबल ऑयल एडजुवेबट थोड़ी देता है एडजस्ट एडजुवेबट वैक्सीन। खैर इसको देखना पड़ेगा, ये मेरे भी एडजुवेबट कहीं गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है, शब्द चढ़ नहीं रहा जुबान पे। वैक्सीन आजकल ये रक्षा वाली ज़्यादा जो है इस्तेमाल हो रही है,
खुराक 3 ml फॉर कैटल सबकट, 1 ml फॉर शीप एंड गोट सबकट। तो ये देखिए इसकी डोज भी घट गई। यही ज़्यादातर मेरे ख्याल है मंगवाई जा रही है हॉस्पिटल्स में, यही लगाते थे। 3 ml डोज बताते थे हम। सबकट इंट्रामस्कुलर शीप गॉट सबकट विधि। प्रथम टीका 1 माह की उम्र पर, दूसरा टीका 4 माह पर और फिर प्रति 6 माह। अब ये देखिए इसमें क्या होगा, ये इसमें बूस्टर डोज आपको लगानी है। तो पहला टीका लग गया और वो आपने पहले महीने पर लगा दिया। दूसरा टीका 4 माह बाद, अब ये 5 महीने का होगा तभी लगेगा। 5 महीने पे दूसरा टीका हो गया। अब जो है प्रति 6 माह। तो आप देखिए फिर ये 11वें महीने में आ गया, 5 और 6 11। अब यहाँ टाइम निकाल देते हैं हम। जो कंपनी ने बताया अगर उस रूल को फॉलो करो तो वो सही रिजल्ट देता है। रक्षा ट्राइवेक, अब ये आजकल ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। HSBQ एंड FMT तीनों ही यहाँ, ये भी हाँ यस। ऑयल एडजुवेंट कहते हैं इसको, मैं यही तो कह रहा था। एडजुवेट वेबट क्या नाम है, एडजुवेंट ओके। ऑयल एडजुवेंट हाँ यस, ये ऑयल में प्रिपरेशन है। ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन है। खुराक 3 ml फॉर कैटल सबकट इंट्रामस्कुलर, 1 ml फॉर सबकट, 1 ml फॉर शीप एंड गोट सबकट। ये सबकट होती है सारी की सारी, कोई इंट्रामस्कुलर नहीं लगेगी। प्राइमरी वैक्सीनेशन 4 मंथ की एज पर लगाते हैं। बूस्टर डोज 2 से 4 वीक पर लगा देंगे आप, यानी कि 15 या महीने के बाद, 15 दिन या महीने के बाद हो गया, 14 से 28 दिन हो गया। और रीवैक्सीनेशन करते हैं तो एवरी 6 मंथ है ये। अब देखिए ये डोज हमेशा एवरी 6 मंथ लगनी चाहिए, लेकिन ये साल बाद ही भाई मेरे जो है जागते हैं, साल बाद ही लगाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी हमारे पास है। तो आज हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है ये फुट एंड माउथ डिजीज़, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली। नेक्स्ट जो हमारा ये रेबीज जो है हम इसको नेक्स्ट हमारे उसमें लेक्चर में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।